आज हम 10वीं कक्षा का 9वां पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के द्वारा गोदावरी मैया का दर्शन करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत को पाठ्य पुस्तक और टीचिंग नोट्स दोनों के आधार पर हम पाठ को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से पाठ पढ़ाने के लिए ध्यान रखने वाली मुख्य बिंदुओं को आज जानेंगे। दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ पाठ्यक्रम में अक्टूबर महीने में दिया गया है। इस पाठ के उन्मुखीकरण से उपचारात्मक शिक्षण तक कुल 8 कालांश नियतन किए गए। अब हम कालांशों का विभाजन देखते हैं। उन्मुखीकरण से विषय प्रवेश तक 1 टीचिंग पीरियड, पाठ पठन के लिए 2 टीचिंग पीरियड, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए 1 टीचिंग पीरियड, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के लिए 1 टीचिंग पीरियड और 1 स्टूडेंट इंटरेक्शन पीरियड, भाषा की बात के लिए 1 टीचिंग पीरियड, उपचारात्मक शिक्षण के लिए 1 टीचिंग पीरियड, इस तरह कुल मिलाकर 8 कालांशों में विभाजित किया गया है। इस पाठ के पश्चात विद्यार्थी द्वारा सीखे जाने वाले अंश यानी सीखने के परिणाम देखते हैं। पौराणिक गाथाओं के बारे में, नदियों के उद्गम के बारे में चर्चा कर सकेंगे, नदियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यात्रा वृत्तांत की विधा विशेषताओं पर चर्चा कर सकेंगे, लेखक कालेलकर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विविध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सोचकर सही रूप से बता सकेंगे और लिख सकेंगे, शब्द ज्ञान और व्याकरण का विकास कर सकेंगे। पूर्व अवधारणा के अंतर्गत यानी इस पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों में संभावित पाए जाने वाला पूर्व ज्ञान के अंतर्गत भारत में प्रवाहित विविध नदियों से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अपने द्वारा की गई यात्रा का वर्णन कैसे करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। वाक्य निर्माण, सही क्रम में छोटे छोटे वाक्य लिखने की क्षमता होनी चाहिए। चित्रों से सीखना, यात्रा वर्णन से जुड़े चित्रों को देखकर समझने की क्षमता होनी चाहिए। भाषांश से संबंधित विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अब हम कालांश 1 से संबंधित उन्मुखीकरण से विषय प्रवेश तक के सारे अंशों को विस्तार से जानेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य, नदियों के महत्व से संबंधित जानकारी देना, यात्रा वृत्तांत की भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना, यात्रा के द्वारा अपने अनुभवों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से कैसे प्रस्तुत करना सीखेंगे, लेखक कालेलकर के बारे में जानना, गोदावरी नदी के बारे में जानना। कल कल करती नदियाँ सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सर सर करती हवाएं न्यारी, जन जन होवे यू बलिहारी, जन जन होवे यू बलिहारी। उन्मुखीकरण के अंतर्गत दी गई कविता को रागयुक्त सुनाकर दिए गए प्रश्नों को पूछकर विद्यार्थियों द्वारा जवाब निकलवाएं। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पाठ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्यिक विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना और इसके साथ साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। इसकी विधा विशेष देखते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। इस पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी भी श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो उनकी रचना सप्तसरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम लेखक श्री काका कालेलकर के बारे में जानेंगे। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म सन 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस पाठ में श्री काका कालेलकर जी ने
गोदावरी नदी की सांस्कृतिक धार्मिक पवित्रता, इसकी विशेषता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत और सजीव वर्णन किया है। इसका हम दृश्य रूप में देखकर आगे जानेंगे। अब हम कालांश 2 के अंतर्गत पाठ पठन के बारे में जानेंगे। अवधारणा 2 के अंतर्गत पाठ पठन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य: यात्रा करते समय सूर्योदय से संबंधित वातावरण की जानकारी प्राप्त करना, नदी के किनारे क्या क्या दिखाई देते हैं जानना, पुल पर जाते समय कैसे अनुभव होता है जानना, कठिन शब्दों के अर्थ जानने के द्वारा भाव को समझ सकना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में बता सकना। चलिए इसका विस्तार वर्णन दृश्य रूप में देखकर गोदावरी मैया का दर्शन करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13413 कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक చెన్నై నుండి రాజమండ్రికి నా ప్రయాణం మొదలైనది. రాజమండ్రిలో గోదావరి మాతను దర్శించేందుకు నా మనస్సు ఎంతగానో ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంది. రాజమండ్రి చేరే క్రమంలో బెజవాడ వద్ద సూర్యోదయం చూసే భాగ్యం కలిగినది. అవి వర్షాకాలపు రోజులు. మార్గమంతా చెరువులు, తోటలు, అందమైన పచ్చదనం కనువిందు చేశాయి. ఆ వాతావరణం ఎంత సుందరంగా ఉంది అనంటే మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందం కలిగినది. పశ్చిమం వైపున రైలు పట్టాల ఒడ్డున ఒక కాలువ ప్రవహిస్తూ కనిపించింది. గట్టిగా నిలిచిన నీరు ఆ కాలువను సజీవంగా ఉంచింది. మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న పడవలు కూడా కనిపించాయి. రంగురంగుల మేఘాలు ఆకాశంలో తేలుతూ వాటి ప్రతిబింబం నీటిలో స్నానం చేస్తున్నట్లుగా అనిపించింది. అందువల్ల నీరు మరింత లోతుగా ఉందని అనిపించింది. చుట్టుపక్కల చంచలమైన పుష్పాల మధ్య నిశ్శబ్దంగా నిలిచిన కొంగలు ఉదయం వీచిన గాలితో కలిసి నా మనస్సుని ఉల్లాసింపజేశాయి. ఈ కవితా స్వరూప ప్రయాణంలో నేను కొవ్వూరు స్టేషన్కి చేరుకున్నాను. ఇక్కడి నుండే గోదావరి మాతను దర్శించాలనే కోరిక కలిగింది. రైలు వంతెనపైకి రాగానే ఏ వైపు చూడాలో నాకు సందిగ్ధం ఏర్పడింది. కుడివైపున లేదా ఎడం వైపున. వంతెన మధ్య నుంచి చూసిన గోదావరి మహాప్రవాహం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని కలిగించింది. గంగా నది, సింధు నది, సోనభద్ర, ఐరావతి వంటి మహానదుల వైభవాన్ని నేను ఇంతకు ముందే చూశాను. బెజవాడలో కృష్ణానది దర్శనంతో ఇంకా గర్వించాను. కానీ ఈ రాజమండ్రి ముందు గోదావరి మరింత వైభవంగా, నిరాడంబరంగా, అద్భుతంగా నా కంటికి ప్రత్యక్షమైనది. ఆ దృశ్యం చూస్తూ నేను ప్రకృతి యొక్క దివ్య భవ్య కావ్యాన్ని ఆస్వాదించాను. పడమర వైపున పర్వత శ్రేణులు, మేఘావృత ఆకాశం, శ్యామల వర్ణ మేఘాలు, నడుములోతే నీటి ప్రవాహం ఇవన్నీ కలిసి ఒక శీతల సౌందర్యాన్ని పంచాయి. ఆ పర్వతాలపై తేలియాడుతున్న తెల్లని మేఘాలు ఋషుల్లా, మునుల్లా అనిపించాయి. ఈ అందాన్ని నేను ఎలా వర్ణించగలను? కష్టాలు, ఆపదల నుండి బయటపడి విజయాన్ని సాధించిన దేశం ఎలా నూతన వైభవాన్ని సంతరించుకుంటుందో అలానే గోదావరి ప్రవాహం గౌరవంగా, అఖండంగా ముందుకు సాగుతుందని నాకు అనిపించింది. ఈ నదీమ తల్లి ఒడిలో చిన్న పెద్ద పడవలు తల్లి ఒడిలో పిల్లలలాగా ఆడుకుంటూ కనిపించాయి. వాటి కదలికలు సుడిగుండాల్లా, ఒకసారి భయానకంగా, ఒకసారి నవ్వులా అనిపించాయి. ఈ విస్తారమైనటువంటి ప్రవాహంలో ద్వీపాలు ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కనిపించాయి. పాత ద్వీపాలు స్థిరంగా ఉండగా కొత్త ద్వీపాలు కవిత్వ ప్రతిభలాగే కొత్త రూపాలను సంతరించుకున్నాయి. ఈ ద్వీపాల మీద కొంగలు ప్రశాంతంగా నిలబడి తమ పాదముద్రలు వదులుతున్నాయి. ఈ నది ఒడ్డున నిలిచిన భవంతులు, మందిరాలు ఒక నిత్య ఉపాసన వేదికలుగా నాకు కనిపించాయి.
గోదావరి తీరంలోని దేవాలయాల్లో ఘంటానాదం, ప్రార్థనల మధ్య భక్తులు నదీ జలాన్ని పవిత్రంగా భావించి కలశాల్లో నింపుకొని తిరిగి వదిలే దృశ్యం నాకు ఎంతో పవిత్రంగా అనిపించింది. గంగా జలానికి సమానంగా గోదావరి జలానికి ప్రజలు ఇచ్చే భక్తి ఇక్కడ ప్రతి మనసులోనూ నిండుగా కనిపించింది. అందుకే ఈ గోదావరి మాతను దక్షిణ గంగగా పిలుస్తారు. వంతెన దాటి తూర్పు వైపున చూసినప్పుడు గోదావరి మరింత విస్తారంగా కనిపించింది. సముద్రాన్ని కలవటానికి ఉల్లాసంగా, ధీరంగా, గంభీరంగా సాగిపోతున్న తల్లి రూపం నా కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమైనది. ఈ నదిలో తూర్పు ద్వీపాలలో వనశ్రీ విస్తరించి ప్రకృతి తన సౌందర్యాన్ని విరజిమ్మింది. గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్న రాజమండ్రి, ధవళేశ్వరంలో ప్రజలు ఆనందోత్సవాల్లో మునిగిపోయారు. అదే సమయంలో ఎడమ ఒడ్డున తెల్లని మొక్కల ప్రవాహం నదిలో తేలుతూ గాలితో కలిసి నాట్యం చేస్తూ కనిపించసాగాయి. ఈ దృశ్యం గోదావరి విశాల ఒడిలో ఒక ప్రత్యేక చైతన్యం కలిగించింది. సూర్యుడు ఆనందంగా ఆకాశంలో వెలుగులు విరజిమ్ముతున్నాడు. ఆ క్షణంలో నేను గోదావరిని తల్లిగా పిలిచాను. మాతా గోదావరి, రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత నుండి జటాయువు వరకు అందరికీ నీవే తల్లిలాగా స్తన్యపాలు తాగించావు. అనగా తల్లిలాగా అందరినీ ఆదరించావు. నీ ఒడ్డున శూరులు, వీరులు, తత్వజ్ఞానులు, మహాసాధువులు, రాజకీయ నాయకులు, భక్తులు ఇలా చాలామంది జన్మించారు. మా పూర్వీకుల అధిష్టాత్రి దేవత నీవే. నేను కొత్త ఆశలతో నీ దర్శనానికి వచ్చాను. నీ నీటిలో అమోఘ శక్తి ఉంది. నీ ఒక్క చుక్క నీటిని సేవించడం కూడా వ్యర్థం కాదు. దక్షిణ గంగగా కొనియాడబడే ఓ గోదావరి మాత, నీకివే నా వందనాలు. अब हम कालांश 3 के अंतर्गत पाठ पठन के बारे में जानेंगे। अवधारणा 2 के अंतर्गत पाठ पठन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य, टापुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, गंगा जल और गोदावरी जल से की भव्य विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, गोदावरी नदी सागर में मिलते समय कैसे धीर गंभीर माता रही जानना, गोदावरी के हर बूंद का महत्व जानना, गोदावरी माता के तट पर कौन कौन स्तन्यपान किया था जानना। दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ के लेखक श्री काका कालेलकर जी हैं। इसमें लेखक प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। लेखक चेन्नई से राजमंड्री रेल की यात्रा कर रहे थे। बिजवाड़ा से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन होने के कारण जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैली हुई थी। यह बहुत सुंदर दिखता है। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे पर बह रही थी। उसमें तितलियों की तरह अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं के से नहर का अनुमान लगाना पड़ता। बीच में छोटे छोटे तालाबों में रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ ऐसा दिख पड़ता जैसे ऋषि या मुनि हो। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच मौन बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी हवा का अभिनंदन करने का मन मचल पड़ता। कोवूरू स्टेशन पर गोदावरी माँ का दर्शन होता है। गोदावरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख जीव नदी है और यह अत्यंत सुंदर है। राजमहेंद्री के निकट आते ही यह और अद्भुत दिखाई देती है। रेल की पुल से गुजरते समय यह सबका मन लुभा लेती है और भी सुंदर दिखती है। राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान और शौकत बड़ी निराली है। पश्चिम की तरफ दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां हैं। बादलों का सांवला रंग गोदावरी के मटमैल जल की छाई को और भी गहरा कर देता है। गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अत्यंत गौरवशाली लगता है। यह ऐसा लगता है कि छोटे बड़े जहाज गोदावरी के जल में तैर रहे हैं। नदी का किनारा यानी मनुष्यता की कृतज्ञता का अखंड उत्सव गोदावरी नदी के किनारे के मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर उसकी अखंड उपासना है। यहाँ मंदिरों की घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। संस्कृत के उपासक
भारतवासी यहाँ गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़ेल कर गोदावरी के जल से फिर अपना कलश भर कर ले जाते हैं। यहाँ की टापुओं की अलग ही शोभा है। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज्यादा पूरब में थी। सरितपति से सरिता मिलने जाए तब उसे संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी। माता गोदावरी राम, लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तनपान करवाया था। गोदावरी के तट पर शूरवीर भी पैदा हुए और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। लेखक का कहना है कि गोदावरी के जल में अमोघ शक्ति है, उसके पानी का एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। अब हम कालांश 4 के अंतर्गत अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। अवधारणा 3 के अंतर्गत अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को स्पष्ट और सही रूप से सोचकर बताना, पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देना, अपठित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना, अवतरण के मुख्य शब्द पहचान कर लिखना। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत दिए गए लिखित कार्य को विद्यार्थियों को समझाकर विद्यार्थियों से करवाएं। अब हम कालांश 5 के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवधारणा 4 के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के उद्देश्य, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को स्पष्ट और सही रूप से सोचकर लिखना, यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखना, यात्रा वृत्तांत में लेखक के कौन से अनुभव अच्छे लगे उन अनुभवों के बारे में लिखना। अब हम कालांश 6 के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और अभ्यास कार्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम कालांश 7 के अंतर्गत भाषा की बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। अवधारणा 5 के अंतर्गत भाषा की बात में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य, सूचना के अनुसार पर्याय, विलोम और वचन बदलकर वाक्य प्रयोग करना, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना, दिए गए शब्दों का समास पहचानना, दिए गए क्रिया शब्दों में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानना। अब हम भाषा की बात के अंतर्गत सूचना के अनुसार दिए गए अभ्यास कार्यों को एक एक करके करेंगे। पर्याय शब्द: बरसात, बारिश, वर्षा, सरिता, नदी, तटनी, पहाड़, पर्वत, गिरी। विलोम शब्द: विजय, पराजय, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, दुर्लभ, सुलभ। वचन: नहर, नहरें, तितली, तितलियां, कविता, कविताएं, लहर, लहरें। चलिए संधि विच्छेद देखते हैं। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। उन्माद, उत प्लस माद। पवित्र, पो प्लस इत्र। अत्यंत, अति प्लस अंत। समास: साधु संत, द्वंद्व समास, चरण चिन्ह, तत्पुरुष समास, गंगा जल, तत्पुरुष समास। अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं: सकर्मक क्रियाएं वे हैं जिनका अर्थ कर्म के बिना पूर्ण नहीं होता, और अकर्मक क्रियाएं वे होते हैं जिनका अर्थ बिना कर्म के भी पूर्ण हो जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। अकर्मक क्रिया: सोना, हंसना, उठना, दौड़ना, चलना। सकर्मक क्रिया के उदाहरण: पढ़ना, पीना, कहना, खाना, लिखना इत्यादि। अब हम कालांश 8 के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के बारे में क्या करना है आगे जानते हैं। चलिए। जो छात्र हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें हिंदी अच्छी तरह आने वाले छात्रों के साथ समूहों में बिठाकर अभी तक सीखे हुए विषयों को सीखने का आयोजन करना, शिक्षक उनका पर्यवेक्षण करके उनकी शंकाओं को निवृत्ति करना। अब हम इस पाठ से संबंधित टीचर्स डायरी और रिफ्लेक्शंस लिखने का एक नमूना देखते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा पर सबका स्वागत है। पाठ्यांश है स्वराज की नींव, लेखक विष्णु प्रभाकर। उन्मुखीकरण: शासक का यह दायित्व होता है कि
सबका बराबर ध्यान रखें। विपत्ति की हालात में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। उद्देश्य: छात्रों को साहित्य में एकांकी से परिचित कराना, एकांकी की भाषा व रचना शैली से अवगत कराना और एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। विधा विशेष: एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है कि एक अंक वाला। एकांकी में किसी एक ही समस्या को बताया जाता है। यह एक ऐतिहासिक घटना प्रधान एकांकी है। लेखक परिचय: लेखक विष्णु प्रभाकर जी, जन्म सन 1912, प्रमुख रचना आवारा मसीहा, पुरस्कार पद्म भूषण, सोवियत नेहरू पुरस्कार। विषय प्रवेश: खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती हैं। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता के बारे में बताया जा रहा है। 197 సంవత్సరాల క్రిందటి మాట. భరతమాత బానిస సంకెళ్లను త్రుంచి ఆమె నుదుటిన వీరతిలకం దిద్దటానికి అవనిపైకి అరుదించిన ఓ ధ్రువ నక్షత్రం మణికర్ణిక. ఆమె గాథయే ఈ పాఠ్యాంశం. ఉత్తర భారతాన మహారాష్ట్రలో మోరోపంత తాంబే భాగీరథి బాయిలకు జన్మించి రెండవ బాజీరావు పీష్వా చెంత నానాసాహెబ్ రావు సాహెబ్లు సోదరిగా ఆహ్వానించగా వారితో కలిసి విలువిద్యతో పాటు కత్తిసాము, గుర్రపు స్వారీ, తుఫాకీ పేల్చటం నేర్చుకుంది. మణికర్ణిక ఖడ్గం ధరించి కళ్ళెం బిగించి గాలి విసురుకు ఉవ్వెత్తుగా ఎగిరే కురులతో గుర్రపు స్వారీ చేస్తూ చుట్టుప్రక్కల వారిని ఆశ్చర్యచకితులను చేసేది. మణికర్ణికకు 13 ఏళ్ల వయసులోనే ఝాన్సీ పట్టణానికి రాజైన గంగాధరరావుతో వివాహం కావటం, అప్పటి ఆచారాల ప్రకారం మహారాణి అయిన తరువాత లక్ష్మీబాయిగా పేరు మారటం, బిడ్డ పుట్టటం, అంతర్గత రాజకీయాల వల్ల విషప్రయోగం చేయబడి పుట్టిన బిడ్డ 4 నెలలకే చనిపోవటం. एकदम चुप. आज हम बोलेंगे और सुनोगे तुम. आज भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर हम जानते हैं मृत्यु जैसा घृणित कार्य तुम जैसा नीच ही कर सकता है. అది జీర్ణించుకోలేని గంగాధర్రావు దామోదర్రావు అనే ఒక బిడ్డను దత్తత తీసుకుని మరణించటం. ఆనాటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ డల్హౌసీ సిద్ధాంతం ప్రకారం దత్తపుత్రునికి రాజ్యాధికారం లేదంటూ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని తక్షణం ఝాన్సీ పట్టణాన్ని విడిచి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించాడు. కానీ రాణి అందుకు సమ్మతించకుండా చంటి బిడ్డను నడుముకి కట్టుకుని ఖడ్గం ధరించి నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఝాన్సీ పట్టణాన్ని విడిచి వెళ్ళేది లేదని ప్రతిజ్ఞ బూని సమర శంఖారావం చేసింది. जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हमें हमारा ईश्वर भी अपने पास नहीं बुलाएगा. మహిళలందరినీ పోగు చేసి యుద్ధం నేర్పి నారీ సేనను తయారు చేసింది. వారితో కలిసి కథన రంగాన కాళీలా బ్రిటిష్ వారిపై విరుచుకుపడింది. భరతమాత స్వేచ్ఛకై పునాది రాయిగా మారి వీరవనితిగా చరిత్రకెక్కింది.
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था। अंग्रेज भारत में अपना शासन कायम करने यहाँ के एक एक राज्य को छीन ले रहे थे। अंग्रेज बलपूर्वक झांसी को हस्तगत कर लेना चाहते थे। लक्ष्मीबाई अकेले होकर अंग्रेजों का सामना करती थी। राव साहब और उनके सेनापति तात्या विलासिता में डूब गए थे। ही और मुंदर ठोकर मारकर तात्या के मदहोश दूर करना चाहती थी। इसके लिए लक्ष्मीबाई की आज्ञा मांगती है। लक्ष्मीबाई ने उन्हें समझाया कि दुश्मनों की ठोकरें ही उन्हें जगाएंगी, दोस्त की ठोकर से अविश्वास पैदा होगी। तभी रघुनाथ राव ने वहां आकर जनरल रोज की सेना मुरार में पेशवा की सेना को हराने की बात कही। रानी ने उसे सेना को तैयार करने की आज्ञा दी। तात्या वहां पहुंचा। रानी के हितोपदेश से तात्या अपनी भूल पहचान कर युद्ध के लिए तैयार हुआ। रानी ने कहा, यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, पर हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। इन बातों से प्रेरित होकर तात्या युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। में देश के प्रति लक्ष्मीबाई की कर्म प्रणयता के बारे में पता चलता है। पाठांतर्गत प्रश्न। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किससे बातें कर रहे हैं? लक्ष्मीबाई जूही, मुंदर, तात्या और रघुनाथ राव से बातें कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मीबाई किस बात की चिंता सता रहे हैं? स्वतंत्रता की लड़ाई में लक्ष्मीबाई के हाथ से झांसी निकल गई, पर लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध के संकट काल में राव साहब और तात्या जैसे वीर विलासिता में डूब गए थे, इसलिए लक्ष्मीबाई को स्वराज की चिंता सता रहे हैं। लक्ष्मीबाई तात्या से क्यों नाराज थी? तात्या ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? तात्या राव साहब को अपने स्वामी मानते हैं। तात्या वीर और स्वामी भक्त थे। राव साहब विलासिता में डूब गए, तात्या भी विलासिता में डूब गए। इसी कारण उनकी सेना में अनुशासनहीनता बढ़ गई, इसलिए लक्ष्मीबाई तात्या से नाराज थी। तात्या ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई साहसी नारी थी, उदाहरण के द्वारा सिद्ध कीजिए। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थ में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। मजबूत अंग्रेजों से युद्ध करके उसने यह सिद्ध किया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। लक्ष्मीबाई के सरदार और सेना विलासिता में डूबे हुए थे। देखते देखते कई प्रांत अंग्रेजों के अधीन हो गए। ऐसी हालात में भी धीरज बांधकर अपनी बातों से सरदारों को जागरूक किया। स्वराज स्थापना के लिए सबको सब तैयार किया। इस उदाहरण के द्वारा हमें पता चलता है कि लक्ष्मीबाई साहसी नारी थी। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न देखिए, मार्ग में हिमालय के अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? स्वराज की लक्ष्य सिद्धि में लक्ष्मीबाई सफल होते हुए दिखती है, परंतु दूसरे ही क्षण असफल हो जाती है। राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या आदि विलासिता में डूबकर लक्ष्मीबाई को साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का अभिप्राय यह है, मार्ग में हिमालय का अड़ने का अर्थ है काम में रुकावट या अड़चनों का आना। डरावनी लहरों के थपेड़े मारने का अर्थ है तरह तरह की मुसीबतें चारों ओर घेर लेना। नाविकों के सो जाने का अर्थ है सैनिक अपने कर्तव्यों को भूलकर विलासिता में डूबे रहना। दूसरा प्रश्न है, यह एकांकी सुनने के बाद उस समय की किन परिस्थितियों का पता चलता है? तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का पता चलता है। उस समय के राजा विलास प्रिय और लापरवाह थे। राजाओं में एकता नहीं थी। जनता में स्वतंत्र और स्वराज भावनाओं का लोप था। वीर और वीरांगनाओं की वीरता के बारे में पता चलता है। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव और
विलास प्रियता भी थी। स्वराज प्राप्ति के लिए नींव का पत्थर बनकर युद्ध की तैयारी करना है। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। पहला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर बताइए कि स्वराज की नींव का क्या तात्पर्य है, या स्वराज की नींव माने क्या है। स्वराज की नींव का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करना स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। इसका अर्थ है कि सभी लोगों में स्वराज प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। स्वराज की नींव डालने के लिए देश के प्रति प्रेम, कर्मपरायणता, अनुशासन और समय स्फूर्ति होनी चाहिए। इनके साथ साथ सेवा, त्याग, साहस और बलिदान की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई का कौन कथन तुम्हें अच्छा लगा, क्यों। या नारी अबला नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सबला बन सकती है, लक्ष्मीबाई ने कैसे सिद्ध किया। हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। लक्ष्मीबाई का यह कथन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कथन में लक्ष्मीबाई की भक्ति, देश के लिए सर्वस्व त्याग करना, साहस आदि भावनाएं दिखाई देती है। इस कथन से लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी अबला नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सबला बन सकती है। ये सब बातें हर भारतवासी के लिए अनुकरणीय हैं। स्वराज की नींव एकांकी को अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था। अंग्रेज भारत में अपना शासन का कायम करने यहाँ के एक एक राज्य को छीन ले रहे थे। अंग्रेज बलपूर्वक झांसी को हस्तगत कर लेना चाहते थे। लक्ष्मीबाई अकेले होकर अंग्रेजों का सामना करती थी। राव साहब और उनके सेनापति तात्या विलासिता में डूब गए थे। जूही और मुंदर ठोकर मारकर तात्या के मदहोश दूर करना चाहते थे। इसके लिए लक्ष्मीबाई की आज्ञा मांगती हैं। लक्ष्मीबाई ने उन्हें समझाया कि दुश्मनों की टोकरें ही उन्हें जगाएंगी, दोस्त की टोकर से अविश्वास पैदा होगी। तभी रघुनाथ राव ने वहां आकर जनरल रोज की सेना मुरार में पेशवा की सेना को हरा की बात कही। रानी ने उसे सेना को तैयार करने की आज्ञा दी। इतने में तात्या वहां पहुंचा। रानी के हितोपदेश से तात्या अपनी भूल पहचान कर युद्ध के लिए तैयार हुआ। रानी ने कहा, यह मेरे जीवन के अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, पर हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। इन बातों से प्रेरित होकर तात्या युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। विशेषता, इस पाठ में देश के प्रति लक्ष्मीबाई की कर्मपरायणता के बारे में पता चलता है। अब आप पक्षी माने लघु परीक्षा पर ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न, स्वराज में उपसर्ग क्या है। अ स्वा, आ सु, ई स्वा, ई राज। बताइए बच्चों, स्वराज में उपसर्ग क्या है। हाँ, वेरी गुड, स्वा सही उत्तर है आ। दूसरा प्रश्न है, वीरता में प्रत्यय क्या है। आ वी, आ वीर, ई रथा, ई ता। बताइए बच्चों, वीरता में प्रत्यय क्या है। हाँ, वेरी गुड, ता सही उत्तर है ई। तीसरा प्रश्न, स्वराज की नींव कैसा पाठ है। आ एकांकी पाठ, आ नाटक, ई पद्य पाठ, ई कहानी पाठ। बताइए बच्चों, स्वराज की नींव कैसा पाठ है। हाँ, वेरी गुड, एकांकी पाठ है, सही उत्तर है आ। चौथा प्रश्न, नारी सर्वत्र पूजनीय है। एकांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चों। नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आ औरत, साथी, आ स्त्री, औरत, ई वनिता, मित्र, ई औरत, स्नेह। बताइए,
नारी का पर्याय शब्द क्या है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, स्त्री, औरत। सही उत्तर है आ। 5वां प्रश्न है, नींद हराम करना। मुहावरे का अर्थ यह है। बताइए बच्चों, नींद हराम करना का मुहावर क्या है? आ, नींद आना। आ, कष्ट पहुंचना। ई, नींद जाना। ई, सुख देना। बताइए बताइए बच्चों, नींद हराम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, वेरी गुड, कष्ट पहुंचना। सही उत्तर है आ। धन्यवाद।